हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन अपने टॉपिक को, कल अपन ने देखा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने देखा था। आज अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अपना अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश मैंने कहा प्लस क्यू आवेश है, उससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ उस लाइन को एकदम याद कर लेना। जिस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है, उस बिंदु पर मैं एक काल्पनिक आवेश यानी कि परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज की कल्पना करता हूं, ठीक है। यहां पे मैं किसकी कल्पना करता हूं? मैंने कहा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? क्यू नॉट। क्या होता है? क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है? क्यू नॉट को अगर बारे में बताया तो क्यू नॉट होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धन आवेश। मैं इसकी कल्पना करता हूं, ठीक है। मन ही मन में सोच रहा हूं। ये अभी आपको मेरी मन की बात आपको दिख रही है, लेकिन ये आपको मन ही मन में सोचना है कि इस बिंदु पर एक आवेश को हमने सोचा, और वो क्या है? वो क्या है? एकांक धनावेश। कोई दिक्कत? आप वैसे दिखा दो, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कल आपने देखा था कि भैया E इज इक्वल टू आ गया था लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्या? एफ अपॉन क्यू नॉट। यही तो आया था। इसका मात्रा क्या था? न्यूटन पर कूलम। याद आ रहा है क्या आपको? वीमा वगैरह अपन सब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि इस P बिंदु पर मैं सबसे पहले इस बल की गणना कर लूंगा, ठीक है, और बल में क्यू नॉट का डिवाइड कर दूंगा। अपने पास आंसर जाएगा। सिंपल सा काम है। कर लोगे क्या? अरे कर दोगे क्या? बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा इस P बिंदु पर सबसे पहले मैंने एक एकांक धनावेश की कल्पना की, क्यू नॉट की कल्पना की, ठीक है। अब इसके लिए मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालूंगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालू तो मैंने कहा ये धनावेश है, और ये भी क्या है? एकांक धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में रिपल्शन होगा, तो क्यू नॉट जिधर गति करेगा, ये एकांक धनावेश जिधर गति करेगा, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मैंने दिशा ज्ञात कर दी। बोलो कोई दिक्कत है कैसे? अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे आप लोग? दिशा आ गई। अब दिशा आने के बाद मैं क्या करूं? यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो। क्या लिखोगे? प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हम बिंदु P पर एक काल्पनिक आवेश एकांक धन आवेश क्यू नॉट की कल्पना करते हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इस P बिंदु पर क्या होगी? आर के अनुदिश हो जाएगी। आर कैप अपन बोल सकते हैं। इसकी दिशा क्या आ गई? मेरे पास आर कैप आ गई। कोई दिक्कत? तो अब क्या करें? Q और क्यू नॉट के मध्य लग रहा बल निकालते हैं। अतः Q व क्यू नॉट के मध्य कार्यरत बल, तो क्या हो जाएगा भाई कार्यरत बल? मैंने कहा F बराबर के को क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट होगा, और मीडियम है तो एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है? मैंने कहा आर कैप आ रही है। सही बात है क्या? अब आगे लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या कहती है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा? कि भैया E सदिश बराबर होता है लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। E वेक्टर इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है? मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट यानी कि क्यू नॉट। कोई दिक्कत? और डायरेक्शन है आर के। समझ में आई कि नहीं? E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
यहाँ पे मैंने कहा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, क्या आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो ई वेक्टर इज इक्वल टू आर कैप और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डायरेक्शन आर कैप। बोलो समझ में आएगी नहीं यार? अगर ई और आर में मैं ग्राफ बनाऊं, किस किस में, ई और आर में, तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है वैसे वैसे ई का मान घटता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का। ध्यान रख लोगे? समझ गए कि नहीं समझ गए? बस सिंपल सा टॉपिक था। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला अपने काम में आता है। जनरली ये टॉपिक कम पूछा जाता है, आ सकता है पूछो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जा सकता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो है ना, ये फॉर्मूला अपने ज्यादा काम में आएगा, क्योंकि हर टॉपिक में ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। वेरी गुड, कर लिया। तो इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो थ्योरेटिकली नहीं आता वैसे जनरली, लेकिन अपन बात कर लेते हैं। मिटा दे इसको, देखो यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किसके अनुदिश हुई? बल के अनुदिश हुई। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लो कि उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, चाहे दिशा निकालनी है, तो जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु पर हम एकांक धनावेश की कल्पना करेंगे, और वो एकांक धनावेश जिस दिशा में गति करेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, इस प्रकार भी याद कर सकते हो। इसके बाद में मैंने कहा अगला टॉपिक अपने पास आएगा, बहु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैसा सा टॉपिक है जैसे अपन ने बात की थी बहुआवेशों के कारण बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसमें भी वही है, जब आपके पास बहुत सारे आवेश होंगे, और क्या होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे, और उन आवेशों के लिए अपन लोग क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। जैसे मैंने कहा, यहां पर मैंने कहा ये मूल बिंदु है, एक आवेश है Q1 जिसका स्थिति सदिश मैंने कह दिया R1 सदिश है, एक और आवेश है मैंने कहा Q2 जिसका स्थिति R2 है, और इसी प्रकार एक nवा आवेश है जिसका आवेश है Qn। ठीक है, जिसका स्थिति सदिश हो जाएगा Rn। दिशा होगी मूल बिंदु से दूर की ओर। हमें किसी बिंदु पर, मान लो कि वो बिंदु है ये, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम एक मन ही मन में आवेश को कंसीडर करें क्यू नॉट, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसके लिए हो जाएगी E1, इसके लिए हो जाएगी E2 और इसके लिए हो जाएगी En। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वही अध्यारोपण के सिद्धांत से E का मान हो जाएगा, मैंने कहा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। यहां से आप ये कह सकते हो कि ये जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, R01 वेक्टर, डायरेक्शन ये Q0 से जिसके सापेक्ष Q0 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष इससे दूर की ओर। ये वैसे मन ही मन कंसीडर करते हैं, अपन लिखेंगे नहीं इसको, ठीक है ना। और ये हो जाएगा R02 वेक्टर और ये हो जाएगा R03 वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत, कर लोगे क्या? बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करें, मैंने कहा E1 का मान क्या होगा, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दे, के क्यू क्या है, Q1 अपॉन आर स्क्वायर, मैंने कहा R01 मोड का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हुई R01 क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार E2 निकालो, अरे सेम इनटू सेम टॉपिक चल रहा है। वहां पे बल था, यहाँ पर वहां पे एक और आवेश आ जाता था, यहाँ पे आवेश नहीं आएगा, क्योंकि अभी अपन ने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, बिंदु आवेश के कारण R01 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान के Q1 अपॉन R01 हो गया, का स्क्वायर हो गया। ठीक है, डायरेक्शन R01 क्या है। इसी प्रकार E2 बराबर के Q2 अपॉन मोड ऑफ R02 मोड का स्क्वायर R02 कैप, और इसी प्रकार En इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, के Qn अपॉन R0n मोड का स्क्वायर और R0n कैप। ठीक है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू वेक्टर लिखें के Q1 अपॉन R01 मोड का स्क्वायर प्लस के Q2 अपॉन R02 मोड का स्क्वायर प्लस, अच्छा R0 डायरेक्शन खा गया, R01 कैप प्लस R02 कैप प्लस डॉट 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 प्लस के Qn
डिवाइडेड बाई R0n मोड का स्क्वायर R0n है। कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे? कॉमन आता है इसको कॉमन ले लो, कॉमन आता है इसको कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा भैया? ई वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा, के आ गया कॉमन, यही तो है, और कुछ है क्या कॉमन? कुछ नहीं है। तो यहाँ अंदर क्या बचा? Q1 अपॉन R01 मोड का स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 अपॉन R02 मोड का स्क्वायर R02 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन R0n मोड का स्क्वायर R0n कैप। इसको समीशन फॉर्म में लिख दो, ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में के समीशन कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 n तक जा रहा है, तो क्यू आई बराबर 1 से लेकर n तक लिख दिया। क्यू आई अपॉन R0 आई मोड का स्क्वायर R0 आई कैप। इसको आप उस प्रकार से भी लिख सकते हो, ई वेक्टर इज इक्वल टू के समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक क्यू आई अपॉन R0 आई का स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हो R0 आई वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R0 आई, लिख सकते हो क्या? अरे आर के फिजिकल टू क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर ही तो होता है, वही तो लिखा है अपन ने, तीसरी बार लिख रहे हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू के समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n क्यू आई अपॉन मोड ऑफ R0 आई मोड का क्यूब R0 आई वेक्टर। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। कर लोगे क्या? किताब में दे रखा ऐसे मैंने करवा दिया, ठीक है। देखो एक दो क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग, एक दो क्वेश्चन देखें, छोटे छोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन एक एक दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। मिटा रहा हूं इसको। देखो बाबू, अपने पास दे रखा है, एक क्वेश्चन है, नोट करना, मैं बोल देता हूं आपको, फिर आप क्वेश्चन नोट कर लो साथ साथ में। 0.002 mg अपन को द्रव्यमान दे रखा है 0.002 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम है, एम का मतलब क्या है? मिलीग्राम। द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉन आवेश से युक्त एक तेल की बूंद, एक तेल की बूंद है जिसपे आवेश कितना है? मैंने कहा 6e है। समरूप विद्युत क्षेत्र में, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, स्थिर लटकी हुई है, मतलब कि लटक रही है, तैर रही है। मान लो आसमान में यहाँ पे एक बूंद है और वो तैर रही है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालो। तो भैया पहली बात तो ऐसे आप एक तेल की बूंद दो और वो यहाँ पर हवा में तैरती रहे, ऐसा तभी संभव है जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यहाँ पर अप्लाई किया हो। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये नीचे गिर जाएगी। किसके कारण? मैंने कहा mg के कारण। किसके कारण गिरेगी? mg के कारण गिर जाएगी। अगर ये नहीं गिर रही तो इसका मतलब इसके विपरीत दिशा में एक और बल कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युतीय बल। अरे E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? अरे क्यू ही तो हो जाएगा। ये क्यू आवेश है, ई आवेश से युक्त एक तेल की बूंद ई विद्युत क्षेत्र में पड़ी है, तो क्यू ही आवेश हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो क्यू ही आवेश। अब इन दोनों का परिमाण समान हो जाएगा तो हवा लटक जाएगी, बूंद लटक जाएगी। अरे नीचे जो mg लग रहा है, ऊपर जो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, विद्युतीय बल जो ऊपर लग रहा है, ये दोनों परिमाण में बराबर हो जाएंगे और दिशा में विपरीत है ही, तो ऐसी कंडीशन में ये बूंद कहां रह जाएगी? हवा में रह जाएगी। तो वही अपन को करना है। अब ये किस मान के लिए हवा में लटकी रही है पूछा है, तो भैया ऐसा तभी संभव है जब QE बराबर क्या हो जाए? मैंने कहा mg हो जाए। E बराबर क्या हो जाएगा? मैंने कहा mg अपॉन q हो जाएगा। बोलो हाँ। G का मान मैंने कहा G इज इक्वल टू मैंने लिया कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है क्या? Q का मान मुझे दे रखा है 6e, यानी कि 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे समझ रहे हो क्या? यही होगा क्या? ये अपने पास Q आ गया। वैल्यू रखो विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए। मैंने कहा M का मान है 0.002 मिली। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ अरे मिली का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर बोलते हो, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, 1000 का भाग लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ ठीक है। और ये अब क्या है? मिली हट गया यानी ग्राम बच गया। मेरे को क्या करना है? एमटीएस में निकालना है, तो ग्राम को मैं किस में कन्वर्ट करूं? किलोग्राम में। तो मैंने कहा एक और 1000 का भाग लगा दो। अरे ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 का क्या लग जाता है?
भाग लग जाता है। क्या लग जाता है? डिवाइड ही होगा ना, 1000 का डिवाइड होगा और 1000 को ऊपर लेके इतना क्या 10⁻³ हो गया। ये बन गया केजी में। ये किसमें बन गया? केजी में। बस देखो एक बार तो यही करना था। ठीक है, फिर मैंने कहा एम का मान दिया जी। जी कितना होता है भाई? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू कितना है? मैंने कहा 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है क्या? अब देखो ये 1.6 है और ये 9.8 है, तो ऑलमोस्ट मैंने कहा 1696 होता है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 1696 लगभग 6 पॉइंट समथिंग होगा। मैंने लगभग 6 मान लिया। ठीक है, आपको निकालना एग्जैक्टली निकालते रहना। अब मैंने कहा ये हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 1000, हाँ कि ना? और ये 1000 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ -3 और 10⁻⁻9। और ये 19 ऊपर जाएगा तो ऊपर बचेगा 10⁻10। बोलो हाँ। अरे 19 ऊपर चला, चलो 19 में से 3 घटा दो, -16, -16 में से 6 घटा दो, कितना बच गया? 10⁻10 बच गया। अब ऊपर क्या है? 6 है और 2 है, तो 6 से 6 काट दो, 2 बच गया। लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है ना? क्या होगा? अब मात्रक बताओ भैया। न्यूटन पर कूलम। अरे एफ अपॉन क्यू न्यूटन पर कूलम। बल का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। अरे समझ में आएगी नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन और भी है, वो और देख लेते हैं। ये मिटा दो, आप लोग नोट कर लो। कर लिया? वेरी गुड। छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग। देखो क्या दे रखा है? 15 गुणा 10⁻⁻4 कूलम। क्यू बराबर दे दिया 15 गुणा 10⁻⁻4 कूलम का आवेश दे रखा है, पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। एफ बराबर कितना करता है? 4.5 न्यूटन का। एक नंबर का काफी बार पूछ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। न्यूटन का बल कार्य करता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालो। कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है, जिसको फॉर्मूला आता है उसको काम आता है। E इक्वल होता है एफ अपॉन क्यू। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 4.5 डिवाइडेड बाई 15 गुणा 10⁻⁻4। सिंपल सा क्वेश्चन था। 0.3 आएगा इसका, ये ऊपर जाएगा तो E बराबर हो जाएगा 3 10⁻4। एक इससे ले लिया, 3 गुणा 10 की पावर क्या 3, हाँ कि ना? 3000 हो गया क्या? सही कर रहा हूँ ना? सही कर रहा हूँ? ठीक। मात्रक न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। कर लोगे क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आता है कई बार। फिर इसके बाद में अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं। मिटा दे इसको। विद्युत बल रेखाएं। देखो पहले तो बात तो ये होती क्या है? काल्पनिक बात है। विद्युत बल रेखाएं क्या है? काल्पनिक चीज है ना, लेकिन पढ़ते हैं अपन, क्योंकि कई सारी थ्योरी को समझने के लिए काल्पनिक बातें ही काम में आती है। तो विद्युत बल रेखाओं को सबसे पहले डिफाइन, वैसे तो डेफिनेशन तो नहीं होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन फिर भी इसको जबरदस्ती डिफाइन करने पर मैंने कहा कि वही विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र मतलब वहां पे आवेश मौजूद है। वही विद्युत क्षेत्र है, यानी कि वहां पे आवेश मौजूद है। तो विद्युत क्षेत्र में ये एक काल्पनिक वक्र होती है, काल्पनिक इमेजिनरी कर्व होती है, वक्र होती है। ठीक है, जिसमें कोई एकांक धनावेश, जो कि खुद काल्पनिक है। एकांक धनावेश खुद क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश क्या है? खुद काल्पनिक है। तो वो क्यू नॉट आवेश जिस दिशा में गति करने के लिए प्रवृत्त होगा, भाई जिधर भी जाएगा उसके पीछे पीछे लाइन खींचते, तो वो जो लाइन होती है वो बल रेखाएं कहलाती है। बोलो आया कि नहीं आया? ये परिभाषा होगी एक तरीके से। क्या बोला? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश जिस दिशा में गति करने के लिए प्रवृत्त होता है वह विद्युत बल रेखाएं होती है, या जिस रेखा में गति करता है वह क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं होती है। बोलो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विद्युत बल रेखाएं। बोलो कोई दिक्कत है? ये परिभाषा होगी। ठीक है, इसके बाद में मैंने कहा इनके गुणधर्म पूछे जाते हैं, ये पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में। गुणधर्म किसके? विद्युत बल रेखाओं। गुण जैसे मैंने कहा पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, समझना। यहां पर मैंने क्यू नॉट रख दिया, बताओ किधर जाएगा? ये किधर जाएगा? ये क्यू नॉट क्या था? खुद एकांक धनावेश है, तो पॉजिटिव चार्ज ये इससे क्या होगा? रिपेल होगा, तो मतलब इधर भागेगा। अरे इधर ही तो जाएगा, आप इधर रखोगे तो इधर चला जाएगा, इधर रखोगे तो इधर चला जाएगा।
और इधर रख दोगे तो इधर आ जाएगा, इधर रख दोगे तो इधर आ जाएगा, इधर रख दोगे तो इधर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमेशा क्या होगा, धनावेश से दूर की ओर होगी। यानी विद्युत बल रेखाओं की पहला गुण क्या हो गया कि यह धनावेश से निकलती है, यह धनावेश से निकलती है। दूसरी बात, मान लो यहाँ ऋणावेश होता, अब आपने कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो वो इसकी तरफ आएगा कि इससे दूर जाएगा, मैंने कहा इसकी तरफ आएगा। तो अगर आप यहाँ रखोगे तो वो इधर आएगा, यहाँ रखोगे तो वो इधर आएगा, यहाँ रखोगे तो इधर आएगा। अरे समझ रहे हो क्या, इस प्रकार से आता जाएगा, यानी कि ऋणावेश पर आती है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं पहली प्रॉपर्टी क्या गई, धनावेश से निकलती है वह ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, यह। और दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी होगी, दूसरी प्रॉपर्टी सुनना भाई, मैंने क्या कहा, धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। आप धीरे धीरे करके लिख भी सकते हो, धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, यह बंद वक्र नहीं बनाती है, यह बंद वक्र नहीं बनाती है। भैया बंद वक्र का मतलब क्या हुआ, भाई पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे चली गई, नेगेटिव से निकली फिर पॉजिटिव पर आ गई, ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पर तो खत्म ही हो जाती है, समझ गए क्या। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को कुछ इस प्रकार से रख दूं, पास पास रख दूं, तो देखना एक बार, दो प्रॉपर्टी हुई है। मैंने कहा एक तो है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। तो मैंने कहा धनावेश से निकलती है ऋणावेश पे खत्म हो गई, धनावेश से निकली ऋणावेश पे खत्म हो गई, मतलब इस तरीके से निकलेंगे और इधर जाएगी। यानी देखा है कुछ इस प्रकार से, अगर पॉजिटिव नेगेटिव आवेश को पास रख दिया जाए तो वो इस प्रकार से होंगे, ये पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव पर जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से बोल, कोई दिक्कत। अब दूसरी प्रॉपर्टी सुनना, अगर ये बल रेखा है, अगर बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को इंगित करेगी। क्या कहा मैंने कहा इस पर, जैसे मान लो इस पॉइंट पर अगर आप बनाओ तो इस पर बल रेखा की दिशा इधर होगी, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे हो जाएगी, इस पर निकालोगे तो ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हो क्या। तो यानी कि जिस अपन विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। बोलो कोई दिक्कत, दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, जैसे ये विद्युत बल रेखा है जो ये बनती है, ये कभी भी, जैसे मान लो किसी के लिए मैंने इस प्रकार की विद्युत बल रेखाएं बना दी, तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट यानी कि काटती नहीं है। ये डायग्राम गलत है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि कटान बिंदु पर, इस कटान बिंदु पर क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। यानी कि मैंने क्या कहा, बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो हो जाएंगी, है ना, जो कि संभव नहीं है। तो ये बात भी ध्यान रखना। कितनी प्रॉपर्टी हो गई, तीन हो गई, एक दो और ये तीन, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखो, जैसे मान लो ये कोई सतह है, ये कोई सतह इस प्रकार से दे रखी है और प्लस 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 इस प्रकार, तो इससे भी बल रेखाएं निकलेंगी और वह सदैव पृष्ठ के लंबवत ही निकलेंगी। अगर बल रेखाएं निकल रही हैं किसी सतह से तो उस सतह के हमेशा क्या निकलेंगी, लंबवत ही निकलेंगी। और ध्यान से सुन लो, अगर उसके सामने कोई ऐसे नेगेटिव आ गया तो इस पर समाप्त होती है ना बल रेखाएं, तो लंबवत ही एंटर करेंगी। ध्यान से क्या कहा मैंने कि विद्युत बल रेखाएं किसी सतह के लंबवत ही निकलती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती हैं। यानी कि अभी जैसे आपने ये कहा था ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, मैंने क्या किया था, इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार का बना रहा था। तो देखो ये निकली इसके लंबवत, लेकिन फिर इसके प्रभाव के कारण ये इधर मुड़ गई, समझ में आएगी बात। तो और वापस जब एंटर कर रही है फिर लंबवत, अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऐसी हो जाती ना, अगर ये ऐसे नहीं होती लंबवत तो ये सीधी सीधी ऐसे ही चली जाती है। अरे हाँ कि ना, तो ये इस प्रकार से बनाने का कारण यही था कि ये लंबवत ही निकलती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती हैं। बोलो ये बात समझ आ गई। कितनी प्रॉपर्टी होगी, नंबर 4। पांचवी बात, पांचवी पॉइंट की बात करूं मैं, पांचवा पॉइंट जो है, जैसे मैंने कहा एक धनावेश है और एक और धनावेश है, तो यहां से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो क्या करेंगी, देखो इस प्रकार से हो जाएगी।
ये लंबाई के अनुदिश प्रसारित होती है बलरेखाएं। अगर दो धनावेशों को एक दूसरे के निकट रख दिया जाए तो ये लंबाई के अनुदिश फैलने का प्रयास करती हैं, जो कि प्रतिकर्षण प्रकृति का परिचायक है। प्रतिकर्षण प्रकृति को बताता है। लंबाई के अनुदिश क्या होगी? प्रसारित होने का प्रयास करती है, जो कि प्रतिकर्षण प्रकृति को इंगित करता है। एक प्रॉपर्टी तो ये होगी 5। फिर छठे में वापस ये डायग्राम बना लेना और कहना कि इनके मध्य दो धनावेशों को यदि एक दूसरे के निकट लेके आया जाए तो इनके मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां पर कोई बल रेखा नहीं होती। उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत? उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उदासीन बिंदु कहा जाता है। कर लोगे? कोई दिक्कत है? ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 हुई। एक और प्रॉपर्टी बताते हैं अपन क्या, कि अगर धनावेश व ऋणावेश को एक दूसरे के समीप रखा जाए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास रखा जाए, तो ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। क्या करती हैं? लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, तो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास कर रही है, जो कि आकर्षण प्रकृति का परिचायक है। कोई दिक्कत है क्या? जो किसको बताती है? आकर्षण प्रकृति का परिचायक। ये बल रेखाओं के बारे में अपन ने छोटी मोटी बातें की। ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है आपसे, लेकिन ऐसे पूछेगा विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म लिखिए, तो 4-5 याद कर लो, बहुत है। ठीक है, बेटा दे। इसके बाद में पॉइंट आता है गाउस का नियम। गाउस का विद्युत बल रेखा, पहले एक फ्लक्स और पढ़ दे, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, विद्युत फ्लक्स। गाउस के नियम से पहले क्या पढ़ ले? विद्युत फ्लक्स। इस टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करो। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? मैंने कहा किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से के लंबवत निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैंने क्या कहा? विद्युत क्षेत्र में, ये जो है अपने पास एक पृष्ठ अपन ने कल्पना की, और वो कहाँ है? वो विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो उस पृष्ठ में से जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो जाएंगी लंबवत, वह क्या कहलाती है? बल रेखाएं कहलाती, सॉरी, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। उन बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये तो हो गई इसकी फिजिक्स की डेफिनेशन। अगर मैं गणितीय रूप से इसको परिभाषित करूं, तो अगर विद्युत क्षेत्र को ई सदिश से रिप्रेजेंट किया जाए और क्षेत्रफल, जैसे ये जो अपन ने लिया, इस क्षेत्रफल सदिश को डीएस से रिप्रेजेंट किया जाए, क्षेत्रफल को डीएस से भी कर सकते हैं, डीएस से भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, तो ये दोनों, ये क्षेत्रफल एक सदिश राशि, अभी बात करूंगा इसके बारे में भी। तो क्या कहा? विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को फ्लक्स कहा जाता है डी फाई। या डी फाई क्यों लिखा? क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल है तो कम ही बल रेखाएं जाएंगी। तो क्या क्या कहा मैंने? विद्युत क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये भी लिख सकते हो आप लोग। इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। जैसे मान लो भाई, अगर इसी प्रकार लंबवत अपन को प्रश्न दिया होता तो कोई दिक्कत, जैसा भी बनाया था वैसे दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो इस बार प्रश्न अपने पास इस प्रकार का है और विद्युत बल रेखाएं कुछ ये है। ठीक है, तो मैंने कहा ये तो हो गई बल रेखाओं की दिशा, यानी कि ई की दिशा। हाँ, मैं एक बात अभी बोलने वाला था, क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करता। भैया क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि। कब है सदिश राशि? जब अपन छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। तो इसी क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग लेते हैं, तो उस छोटा सा भाग जो होता है वो क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। बड़े क्षेत्रफल की बात करें, जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, वहां पर सदिश सदिश की बात नहीं करते। लेकिन अगर उस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग कंसीडर किया जाए तो वो छोटा सा भाग सदिश राशि होती है। अब ध्यान से सुनना, क्षेत्रफल मैंने कहा सदिश आपके जब भी काम में आएगा तो सदिश के रूप में काम में आएगा, क्योंकि हमेशा अपन अल्पांश लेंगे और अल्पांश को बाद में बड़ा करेंगे।
तो क्षेत्रफल को ध्यान रखना, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ के, मान लो ये अगर पृष्ठ है, ये अगर पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि ऐसे, समझ रहे हो क्या? अगर ये पृष्ठ है तो पृष्ठ की कैसे होगी? ये लंबवत होगी। तो ये पृष्ठ है तो इस पृष्ठ की क्या हो जाएगी? लंबवत। किसकी दिशा? क्षेत्रफल के सदिश की दिशा। कोई दिक्कत? याद रखोगे ये बात। हाँ, आते हैं वापस टॉपिक पे। तो मैंने कहा विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा तो ये है, और क्षेत्रफल सदिश की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखो इस प्रकार होगी, डी एस, वही सतह के लंबवत होगी। ये इससे मान लो थीटा कोण बनाइए, तो इसका इस दिशा में विद्युत क्षेत्र सदिश में क्या इफेक्ट पड़ेगा? भैया पूरा का पूरा तो नहीं होगा, भैया अगर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इस प्रकार है तो इसका इस दिशा में प्रभाव होगा, मैंने कहा ds cos थीटा। तो इस प्रकार से हम डी फाई लिख सकते हैं, डी फाई बराबर लिख सकते हैं E इंटू ds cos थीटा। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश को गुणा कर दिया। अब डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? मैंने कहा EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे? डी फाई यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, इसको डॉट लगा देंगे, ये आगे। कोई दिक्कत? इसका अपन केस की भी बात कर लेते हैं। यदि थीटा 0 हो, यदि क्या हो? थीटा 0 डिग्री हो, केस फर्स्ट। यदि थीटा 0 डिग्री तो भैया आप देख लो ना, डी फाई बराबर हो जाएगा EDS cos 0। cos 0 का मान क्या होता है? क्या होता है? 1 होता है। तो ये मान जो होगा वो अधिकतम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। के सेकंड में देख रहा एक बार, के सेकंड में मैंने कहा यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो मैंने कहा डी फाई बराबर हो जाएगा EDS cos 90 डिग्री। cos 90 का मान क्या होता है? मैंने कहा 0। cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो इस कंडीशन में फ्लक्स जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम, मतलब कुछ जाएगा ही नहीं फ्लक्स। इतनी बात समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर एक, हाँ, इसका डायग्राम और बनाता हूँ मैं। जैसे अगर मैं इसमें बताऊं कि भाई एक क्षेत्रफल है, ये है क्षेत्रफल, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इसके पृष्ठ की क्षेत्रफल की दिशा भी यही होगी, ds। दोनों एक ही दिशा में है, E और ds क्या है? एक ही दिशा में, तब क्या होगा? थीटा 0 होगा। लेकिन अगर मैं पृष्ठ के सापेक्ष बोलूं तो ये देखो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत है। तभी मैंने अभी परिभाषा में क्या बोला था? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली बल रेखा जिधर है उधर विद्युत क्षेत्र है, तो उसके लंबवत ही तो हुआ। तो ये पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तो लंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश है, तभी थीटा 0 हुआ था। इस कंडीशन में क्या होगा भैया? अपने पास क्षेत्रफल तो हो गया ऐसे, यानी कि ये दिशा होगी ds, और विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से दे रखा है, यानी कि ये है पृष्ठ और बल रेखा इधर से, तो इससे पास ही नहीं हो पाएंगे। बल रेखा कैसे पास होती? इसके लंबवत पास हो सकती थी, इसके अनुदिश कैसे पास होंगे? तो कोई बल रेखा जाएगी नहीं, तो फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये मैंने फ्लक्स को परिभाषित किया। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसकी मात्रा कौन होता है? फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, खासकर विद्युत फ्लक्स का? क्या? न्यूटन पर कूलाम। तो ये है विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम, और ds यानी कि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम होता है। याद रखना, ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। कर लोगे? बहुत अच्छी बात है। विद्युत फ्लक्स मैंने पढ़ा दिया, नोट कर लो आप एक बार फटाफट से इसको। कर लिया? अब देखो, गाउस का नियम, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गाउस का नियम क्या है? सुनना ध्यान से कि भाई एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ से संबद्ध, ये मान लो कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से समझते हो, जैसे कमरा है, खिड़की दीवारें बंद कर ली, खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, एक बंद पृष्ठ मिल जाता है। तो रैंडमली कोई भी सरफेस हो सकती है, वो एक स्फीयर हो सकता है, गोला हो सकता है, ठीक है ना, एक रूम हो सकता है, कोई भी प्रकार का, मान लो मैंने इसे रैंडमली शेप बना दी, उस क्षेत्रफल, मतलब मैंने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान, इससे संबद्ध फ्लक्स का मान फाई, इस काल्पनिक बंद पृष्ठ में उपस्थित
आवेशों के बीजगणितीय योग, जितना भी आवेश पड़ा है उनका क्या बीजगणितीय योग कर लेंगे का 1/ε गुणा होता है, का 1/ε गुणा होता है। ये क्या है, गाउस का नियम है। क्या कहा मैंने, कहा दोबारा सुनो। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश या आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε गुणा होता है। अगर माध्यम है तो 1/ε और निर्वात है तो ε0 लिख देंगे। क्या होता है, 1/ε गुणा होता है। दोबारा बोल रहा हूं, एक बार दोबारा सुन लो और लिख भी लेना। क्या कहा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के बीजगणितीय योग का 1/ε गुणा होता है। ये क्या है, गाउस का नियम है, ध्यान रह जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ और देख लेते हैं अपन लोग। बिठा दे इसको, एक बार जल्दी से इसका प्रूफ और देख लेते हैं कि भी अपन को प्रूव करना है कि फाई इजिकल टू क्या होता है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बंद पृष्ठ की इसका प्रूफ देख रहे हैं अपन। इंपॉर्टेंट है ये भैया, देखो है ना। तो मैंने इसका प्रूफ में मैंने एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लेते हैं। मैं काल्पनिक जो बंद पृष्ठ है वो रेगुलर शेप की ले लेता हूँ। देखो आप इरेगुलर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए मैं एक रेगुलर शेप ले रहा हूं और वो ले रहा हूं स्फीयर। क्या ले रहा हूं, स्फीयर, गोला। ठीक है, एक गोला लिया जिसके अंदर मान लो Q आवेश है, उससे उसकी त्रिज्या R है और R त्रिज्या या R दूरी पर एक बिंदु P, इस पर मैं विद्युत क्षेत्र के मान की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैंने कहा एक इसके ऊपर एक अल्पांश क्षेत्रफल मैंने ds कंसीडर किया। अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा जो होगी सतह के लंबवत होगी और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस Q से क्या होगी, दूर की ओर होगी। तो दोनों एक ही दिशा में आ जाएंगे। ठीक है, वही एक रेगुलर शेप लेने से ऐसा हुआ है। अगर इरेगुलर थे तो वो एक दूसरी दिशा में नहीं आते और उसके लिए फिर अलग तरीके से होता है। लेकिन अपन एक इजी बनाने के लिए इसको क्या ले लिया, एक गोला ले लिया। आप भी ले सकते हो, आपसे गाउस का नियम पूछेगा, शेप के बारे में डिस्कस नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप इसके बारे में पहले छोटी सी थ्योरी लिख सकते हो। क्या थ्योरी, मैंने कहा सब सर्वप्रथम हमें एक काल्पनिक पृष्ठ गोले की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r। आप साथ साथ लिख लो। क्या कहा, एक काल्पनिक प्रश्न की कल्पना करते हैं जिसके अंदर Q आवेश है और उस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल r है। अब हम गोले के, काल्पनिक गोले के पृष्ठ पर एक स्मॉल अल्पांश का क्षेत्रफल कंसीडर करते हैं ds, जिसकी दिशा चित्रानुसार है। यदि इस काल्पनिक पृष्ठ के केंद्र बिंदु P, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इस क्या होगी, Q आवेश से दूर की ओर होगी, वो भी चित्रानुसार होगी। अर्थात चित्र से पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र और ds जो है एक ही दिशा में है, यानी इनके मध्य कोण क्या है, 0। इतनी बात आप लोग थ्योरेटिकल वे में लिख लेना। ठीक है, लिख लिया। अब देखो इसमें मैंने कहा बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, मैंने कहा E बराबर E वेक्टर Q अपॉन R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अगर वैक्यूम ले रहा हूं तो एप्सिलॉन नॉट, अगर माध्यम लूंगा तो एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है भैया, R के अनुदिश ही तो है, तो मैंने लिख दिया R कैप। समीकरण नंबर 1 क्या डाल के छोड़ दोगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान मैंने बता दिया। अब मैं क्या करूं, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से अपन ने अभी भी पढ़ दी। क्या होती है फ्लक्स की परिभाषा भाई, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस और कॉस 0 थीटा का मान हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 1 और थीटा इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉस 0 का मान क्या होता है 1 आ जाएगा। समीकरण 1 से E का मान रखने पर, आओ E का मान रखें। डी फाई इज इक्वल टू E कितना था, मैंने कहा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। डायरेक्शन तो मैंने वैसे भी हटाई दी थी, अरे काम में ले सकते हो, वैसे तो यहाँ से हटा दिया, थीटा वाला काम तो हटाई गया ना, आर कैप नहीं लगा रहा। और ds कितना है, मैंने कहा ds ये
दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन अगर करें तो डी फाई फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डीएस। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, इधर कर रहा हूं। फाई इज इक्वल टू क्या, क्यू कांस्टेंट है आवेश, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इस गोले की त्रिज्या कांस्टेंट है, अंदर बचा ओनली डीएस। इस डीएस का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, डीएस। इस छोटे से अल्पांश को इस गोले के ऊपर चला दूं तो क्या बन जाएगा, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो फाई बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही गाउस का नियम है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे सिंपल सा है। मैंने कहा इधर ऊपर जो है वो 4 लाइन लिखी है ना, शुरुआत में बोली भैया हम एक काल्पनिक पृष्ठ गोले की कल्पना करते हैं जिसके परिबद्ध आवेश Q है, इस गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। अब हम गोले पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं ds और जिसकी दिशा चित्रानुसार है। इसी प्रकार अल्पांश के बिंदु P पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो चित्रानुसार है। फिर आवेश के कारण Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होगा। फ्लक्स की परिभाषा हमने अभी भी पढ़ी थी, ds cos थीटा होगा। cos थीटा चित्रानुसार, यहाँ से आप लिख सकते हो चित्रानुसार cos थीटा क्या आ गया, बन गया चित्रानुसार थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कि ईडीएस आ जाएगा। ई का मान मैंने ये रख दिया। अब मैं आर कैप क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि मैंने दिशा का काम यहाँ खत्म कर दिया था। दिशा काम खत्म हो गया तो आर कैप नहीं लगाएंगे। यहाँ पे डीएस का डीएस आ गया, तो ये तो गया ई का मान और डीएस एज इट इज। फिर मैंने कहा समाकलन किया, समाकलन करने पे फाई इज इक्वल टू इसके समाकलन लगा दिया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, अंदर बचा डीएस। डीएस इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, वो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर जगह अपने पास ये आ जाएगा। ये गाउस का नियम है, गाउस का नियम। भैया आज अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन है आपके पास में, कमेंट कर सकते हो। और आपने इस चैनल को अभी तक तो बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी करते रहना। आपके सपोर्ट से बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है, मेरे पढ़ाने से आपको मिलेगा, और आपके लाइक करने से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।